हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के फिफ्थ सेमेस्टर की 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1900 से 1945 20वीं सदी का विश्व इतिहास 1900 से 1945 नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर ये किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल यूजी कोर्सेज के फिफ्थ सेमेस्टर की 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1900 से 1945 सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 3 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 3 रूस की क्रांति और यूएसएसआर का गठन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो इस चैप्टर की हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे रूस 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में एक पिछड़ा हुआ साम्राज्य था। जार नामक सम्राट की निरंकुश सत्ता थी। तो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में रूस एक विशाल लेकिन बेहद पिछड़ा साम्राज्य था। यहाँ पर जार नामक सम्राट जो थी उसका एक जार नामक सम्राट की यहाँ पर निरंकुश सत्ता स्थापित थी। सामाजिक असमानता, किसान और मजदूरों की बदहाली और सामंतीय व्यवस्था ने असंतोष पैदा किया। तो एक तरफ अमीर जमींदार और राजघराने, दूसरी तरफ गरीब किसान और मजदूर। तो समाज में गहरी असमानता, गरीबी और अशिक्षा फैली। यही हालात आगे चलकर रूसी क्रांति 1917 और यूएसएसआर के गठन का कारण बने। तो ये जो हालात थे, इन्होंने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसने न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तो अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या रही रूस की क्रांति की। तो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में हम देखते हैं। अधिकांश लोग किसान थे लेकिन जमीन जमींदारों के पास थी। उद्योगों में मजदूरों का शोषण होता था। तो जो रूस की आबादी का अधिकांश हिस्सा था वो किसान हिस्सा था, लेकिन उनकी जो जमीन थी वो उनके पास नहीं थी बल्कि जमींदारों के पास थी। उद्योग जो होते थे उनमें मजदूरों का शोषण होता था। समाज बहुत पिछड़ा और निरक्षर था। रूस में पूंजीवाद देर से आया जिससे असमानता और गहरी हो गई। तो जो समाज था वो बहुत ही पिछड़ा और निरक्षर माना जाता था। पूंजीवाद देर से आया और आते आते ही असमानता और गहरी कर गया। तो इन सब लोगों में गुस्सा और असंतोष पड़ गया इन सब से। तो यही थी हमारी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रूस में 1905 की क्रांति। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो रूस था उसमें 1905 की क्रांति के बारे में। तो रूस जापान युद्ध 1904 से 5 में हार के बाद जनता में आक्रोश। तो जो हमारा 1904 से 5 में रूस जापान से युद्ध हार गया, तो जो हार थी उस हार ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया। 9 जनवरी 1905 को रक्त रंजित रविवार, सैनिकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। तो 9 जनवरी 1905 को, जिसे हम खूनी रविवार या ब्लडी संडे के नाम से भी जानते हैं, तो उस दिन मजदूर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी। इससे पूरे रूस में हड़तालें और विद्रोह हुए। तो जो देश भर में हड़तालें और विद्रोह शुरू हो गए थे। नतीजा क्या हुआ, जार ने ड्यूमा बनाने का वादा किया लेकिन असल में सत्ता अपने पास रखी। तो जार ने ड्यूमा यानी कि संसद बनाने का वादा किया लेकिन जो असली सत्ता थी फिर भी वो जार के पास ही रही। तो यही थी हमारी रूस में 1905 की क्रांति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रूस में 1917 की अक्टूबर नवंबर क्रांति। तो अब हम बात कर लेते हैं जो रूस में अक्टूबर नवंबर की क्रांति हुई थी 1917 में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसे बोल्शिविक क्रांति भी कहा जाता है। तो जो रूस की 1917 की अक्टूबर नवंबर की क्रांति है इसे हम बोल्शिविक क्रांति भी कहते हैं। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शिविक पार्टी ने सत्ता पर कब्जा किया। जारसारी और अस्थायी सरकार दोनों का अंत हुआ। तो जो व्लादिमीर लेनिन थे उनके नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। जारसाई खत्म हुई और अस्थायी सरकार भी गिरा दी गई। रूस दुनिया का पहला साम्राज्यवादी देश भी बन गया। तो यही था हमारा रूस में 1917
कि अक्टूबर नवंबर क्रांति या फिर हमारी बोल्शिविक क्रांति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बोल्शिविकों का परिचय। तो अब हम बात कर लेते हैं बोल्शिविकों का परिचय कर लेते हैं, आखिर बोल्शिविक कौन थे। तो बोल्शिविक बहुसंख्यक गुट, मार्क्सवादी पार्टी का क्रांतिकारी हिस्सा, लेनिन के नेतृत्व में। तो बोल्शेविक यानी कि बहुसंख्यक गुट, यह एक मार्क्सवादी पार्टी का क्रांतिकारी धड़ा था जिसका जो नेतृत्व किया था वो लेनिन कर रहा था। इनके विरोधी थी मेंशेविक यानी कि अल्पसंख्यक गुट, जो कि एक सुधारवादी गुट था जो कि सुधारों के रास्तों पर विश्वास रखते थे। बोल्शेविक मानते थे कि क्रांति से ही मजदूरों और किसानों की मुक्ति संभव है। तो बोल्शिविकों का जो मानना था वो यही था कि असली बदलाव सिर्फ क्रांति से ही आ सकता है। तो यही था हमारा बोल्शिविकों का परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है फरवरी की क्रांति और अनंतिम सरकार का गठन। तो अब हम बात कर लेते हैं फरवरी की 1917 की क्रांति और अस्थायी सरकार का गठन के बारे में। तो फरवरी 1917 में पेट्रोग्राड में मजदूरों ने विद्रोह किया। जार निकोलस द्वितीय को सत्ता छोड़नी पड़ी। तो फरवरी 1917 में पेट्रोग्राद यानी कि एस्टेट पेटरबर्ग में मजदूरों ने विद्रोह किया, जिससे कि जार निकोलस द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी और अस्थायी सरकार बनी। लेकिन वह युद्ध जारी रखना चाहती थी जिससे जनता असंतुष्ट रहे। एक अस्थायी सरकार तो बन गई थी लेकिन उसने युद्ध जारी रखने का फैसला किया। लोगों की उम्मीदें टूटी और असंतोष फिर से बढ़ गया। तो यही थी हमारी फरवरी की क्रांति और अनंतिम सरकार का गठन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है फरवरी से अक्टूबर तक रूस का इतिहास। तो वो हम बात कर लेते हैं फरवरी से अक्टूबर तक रूस का इतिहास कैसा रहा था। अस्थायी सरकार कमजोर थी, मजदूर, किसान और सैनिक सोवियत बनाकर क्रांति की दिशा तय कर रहे थे। तो फरवरी से अक्टूबर तक जो 1917 का जो फरवरी से अक्टूबर तक का समय था रूस का, वो उथल पुथल से भरा हुआ था। अस्थायी सरकार उस टाइम पे कमजोर थी। इसी बीच मजदूर, किसान और सैनिक सोवियत नाम की स्थानीय परिषद बनकर सत्ता की नई दिशा तय करने लगे। बोल्शिवों का जो प्रभाव था वो भी धीरे धीरे बोल्शिवों का प्रभाव बढ़ता गया। तो यही था हमारा फरवरी से अक्टूबर तक रूस का इतिहास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लेनिन की अप्रैल थीसिस। तो अब हम बात कर लेते हैं लेनिन की अप्रैल थीसिस के बारे में। तो सबसे पहले देख लीजिएगा ये हमारे लेनिन जी है। तो लेनिन ने निर्वासन को लौटकर अप्रैल 1917 में अप्रैल थीसिस जारी किया। तो अप्रैल 1917 में लेनिन निर्वासन से लौटे और उन्होंने अप्रैल थीसिस पेश किया, जिसमें उनका नारा था, उनकी यह कुछ मुख्य बातें थी। सारी सत्ता सोवियत को, युद्ध खत्म करो, मजदूर किसानों की सरकार बनाओ और जमीन का या भूमि का राष्ट्रीयकरण करो। तो यानी उन्होंने लोगों को सीधा और साफ रास्ता दिखाया। तो यही थी लेनिन की अप्रैल थीसिस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रूस में अस्थिरता और आर्थिक असंतोष। तो अब बात कर लेते हैं हम रूस में अस्थिरता और आर्थिक संकट के बारे में। महंगाई, खाद्यान्न की कमी, बेरोजगारी और युद्ध ने हालात बिगाड़ दिए। तो युद्ध ने महंगाई, बेरोजगारी और खाद्यान्न की कमी ने हालत बिगाड़ दिए। लोग अस्थायी सरकार से निराश हो गए और क्रांति की जमीन और तैयार हो गई थी। तो यही थे हमारी रूस में स्थिरता और आर्थिक संतोष। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सेना प्रमुख कोर्निलोव का विद्रोह। तो अब हम बात कर लेते हैं सेना प्रमुख कोर्निलोव का विद्रोह। तो अस्थायी सरकार को बचाने के लिए सेना प्रमुख कोर्निलोव ने विद्रोह किया। तो अस्थायी सरकार को जो सुरक्षित रखने के लिए जो सेना प्रमुख कोर्निलोव थे उन्होंने विद्रोह किया। बोल्शिविकों ने उसे रोक दिया और जनता का विश्वास जीत लिया। तो जो बोल्शेविक थे, इससे जनता का विश्वास बोल्शेविकों पर और मजबूत हो गया। तो यही था हमारा सेना प्रमुख कोर्निलोव का विद्रोह। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बोल्शिवों द्वारा रूस में सरकार का गठन। तो अब हम बात कर लेते हैं बोल्शिविकों द्वारा रूस में सरकार का गठन किस तरीके से हुआ या फिर बोल्शिविकों द्वारा सत्ता पर कब्जा। अक्टूबर 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शिविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। पहली बार मजदूरों और किसानों की सरकार बनी। तो अक्टूबर 1917 में जो लेनिन थे उनके नेतृत्व में बोल्शिविकों ने राजधानी पर कब्जा कर लिया और दुनिया ने पहली बार देखा कि मजदूर और किसानों की सरकार बनी है। तो यही था हमारा बोल्शिविकों द्वारा रूस में सरकार का गठन। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रूस की क्रांति के कारण। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी रूस की क्रांति के ऐसे कौन कौन से कारण है जिनके कारण से रूस की क्रांति हुई। तो इसमें जो सबसे बड़ा कारण आता है वो जार की निरंकुशता आता है, फिर किसान मजदूरों का शोषण आता है, साथ ही पूंजीवादी असमानता, युद्ध विशेषकर जो जापान से हार थी और प्रथम विश्व युद्ध था उसने हालत को और बिगाड़ा था। लेनिन और बोल्शिविकों का संगठन, तो ये सभी थे हमारे रूस की क्रांति के कारण, यानी कि जो हालात और नेतृत्व उन दोनों ने ही मिलकर क्रांति को जन्म दिया। तो यही था हमारी रूस की क्रांति के कारण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जापान से रूस की पराजय।
तो अब हम बात कर लेते हैं जापान से रूस की पराजय जो कि 1905 में हुई थी। तो जापान से रूस की हार के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। रूस जापान युद्ध में रूस की हार ने उसकी कमजोरी उजागर कर दी। जनता का गुस्सा बढ़ा और क्रांतिकारी आंदोलन तेज हुए। तो जो रूस जापान युद्ध था उसमें रूस की जो हार हुई थी उसकी कमजोरी उसने सबके सामने ला दी। इससे जनता का गुस्सा और भी बढ़ गया और जो क्रांतिकारी आंदोलन थे वे और ज्यादा तेज हो गया था। तो यही थे हमारे जापान से रूस की पराजय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रूसी विचारकों का योगदान। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो रूसी विचारक थे उन रूसी विचारकों का क्या योगदान रहा। कार्ल मार्क्स और एंगल्स के विचार रूस में लोकप्रिय हुए। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा ये हमारे कार्ल मार्क्स जी है। तो मार्क्स और एंगल्स के विचार रूस में लोकप्रिय हो गए। रूसी विचारक में हमारे आते हैं हर्जन, चेरेनिविस्को, प्लेखनानोव आदि ने मजदूरों को प्रेरित किया। लेनिन ने मार्क्सवाद को रूसी परिस्थितियों में ढालकर लेनिनवाद विकसित किया। तो लेनिन ने मार्क्सवाद की रूसी परिस्थितियों के हिसाब से ही लेनिनवाद को विकसित किया था। तो यही था हमारा रूसी विचारकों का योगदान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रूसी क्रांति का प्रभाव। तब हम बात कर लेते हैं रूसी क्रांति का आखिर प्रभाव क्या रहा, क्या क्या प्रभाव हमारे रूसी क्रांति के रहे। तो क्रांति के बाद रूस दुनिया का पहला समाजवादी राष्ट्र बना। उद्योग, भूमि और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाने लगा। दुनिया भर के मजदूर आंदोलनों में साम्राज्यवाद की प्रेरणा मिली। तो दुनिया भर के जो मजदूर आंदोलन थे और समाजवाद था उसको प्रेरणा मिली। तो यही था हमारे रूसी क्रांति का प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रूस में सोवियत संघ का गठन, यानी कि हमारे अब बहुत देर से जो हमारी बात चल रही थी यूएसएसआर को लेकर उसका गठन। तो अब हम बात कर लेते हैं यूएसएसआर का गठन के बारे में, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो क्रांति के बाद जातीय क्षेत्रों को जोड़कर नया संघ बनाया गया, इसे यूएसएसआर कहा गया। तो क्रांति के बाद जो रूस के विभिन्न जातीय क्षेत्र थे उनको मिलाया गया और उनको मिलाकर एक संघ तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो यही था हमारा रूस में सोवियत संघ का गठन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है यूएसएसआर का निर्माण और प्रारंभिक वर्ष। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे यूएसएसआर का निर्माण किस तरीके से हुआ और उसका प्रारंभिक वर्ष के बारे में, यानी कि शुरुआती वर्ष के बारे में। तो 1922 में यूएसएसआर का औपचारिक गठन हुआ। इसमें रूस के साथ साथ यूक्रेन, बेलारूस, काकेशस क्षेत्र आदि शामिल थे। तो 1922 में यूएसएसआर का औपचारिक गठन के साथ यूक्रेन, बेलारूस और काकेशस क्षेत्र भी इसमें शामिल हुए। शुरुआत में अस्थिरता थी लेकिन धीरे धीरे जो ये व्यवस्था थी ये स्थापित होने लगी और इसमें व्यवस्था बनने लगी। तो यही था हमारा यूएसएसआर का निर्माण और प्रारंभिक वर्ष। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सोवियत संघ का संविधान। तो अब हम बात कर लेते हैं सोवियत संघ के संविधान के बारे में। तो 1924 में सोवियत संघ में पहला संविधान बना। इसमें सोवियत मजदूर किसान परिषदों को सत्ता का आधार बनाया गया, लेकिन असल में जो एक दलीय व्यवस्था थी वो इसमें स्थापित थी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व इसमें था। तो यही था हमारा सोवियत संघ का संविधान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लेनिन की मृत्यु और स्टालिन का उदय। तो अब हम बात कर लेते हैं लेनिन की मृत्यु और स्टालिन का उदय के बारे में। तो 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष हुई। तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई, उसके बाद सत्ता संघर्ष हुआ जिसमें ट्रोट्स्की और स्टालिन के बीच ये सत्ता संघर्ष हुआ और स्टालिन ने ट्रोटिस को हटा दिया और खुद नेता बन गया। तो स्टालिन ने ट्रोटिस को हटाकर खुद नेतृत्व संभाल लिया। उसके बाद स्टालिन ने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करी, औद्योगिकरण और सामूहिकरण को बढ़ावा दिया। सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने में स्टालिन की बड़ी भूमिका रही। तो जो सोवियत संघ था उसको एक महाशक्ति बनाने में स्टालिन की बड़ी भूमिका हमेशा से रही है। तो यही थे हमारा लेनिन की मृत्यु और स्टालिन का उदय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया वो हमारा आता है निष्कर्ष का। तो अब हम बात कर लेते हैं एक छोटे से निष्कर्ष की पूरे चैप्टर का। ओवरऑल इसमें हम देख लेते हैं रूस की जो क्रांति थी वो आधुनिक इतिहास की महान घटना थी। इसने न केवल रूस को बदला बल्कि पूरी दुनिया में मजदूर किसान आंदोलनों को समाजवाद की नई दिशा दी। तो रूसी क्रांति आधुनिक इतिहास की महान घटनाओं में से एक थी। इसने रूस को बदला और पूरी दुनिया में मजदूर किसान आंदोलनों और समाजवाद को नई दिशा भी प्रदान करी। यूएसएसआर का गठन 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में गिना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 का हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 3, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ चाहिए होगे तो आप हमारे
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये तो हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 3 हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है यूनिट नंबर 3 का ही हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 4। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो कि हमारा रहने वाला है समाजवाद और अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद की भूमिका पर विमर्श को लेकर। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटी सी परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे समाजवाद 19वीं से 20वीं सदी की सबसे प्रभावशाली विचारधाराओं में से एक है। तो 19वीं और 20वीं सदी में अगर कोई विचारधारा दुनिया में सबसे ज्यादा असर डाल रही थी तो वही थी हमारी समाजवाद। इसका लक्ष्य था पूंजीवादी शोषण को समाप्त कर एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां बराबरी, न्याय और उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व हो। तो इसके विचार का जो मकसद था वो यही मकसद था कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जहां बराबरी हो, न्याय हो और उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण हो। साथ ही जो पूंजीवाद के है उसके शोषण के खिलाफ यह सबसे बड़ा हथियार बना। समाजवाद के विचारों से ही आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन, कम्युनिस्ट मूवमेंट और सोवियत संघ की स्थापना हुई। तो यही विचार आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन और सोवियत संघ की स्थापना का कारण बना। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है समाजवाद की अवधारणा। तो अब हम बात कर लेते हैं समाजवाद के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर समाजवाद होता क्या है, समझ लेते हैं समाजवाद है क्या। तो समाजवाद समानता प्लस सामूहिकता प्लस उत्पादन का सामूहिक सामाजिक नियंत्रण। तो समाजवाद यानी कि समानता, सामूहिकता और उत्पादन का सामाजिक नियंत्रण, यानी कि उद्योग और संपत्ति किसी निजी व्यक्ति के बजाय राज्य या समाज के नियंत्रण में होनी चाहिए। तो ये तो समाजवाद का अर्थ हो गया। अब हम समाजवादी व्यवस्था में देख लेते हैं क्या क्या प्रावधान होते हैं। तो समाजवादी व्यवस्था में संपत्ति और उद्योग निजी हाथों में नहीं होते बल्कि राज्य समाज के नियंत्रण में होते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें पूरे करना। तो इस व्यवस्था में मुनाफा नहीं बल्कि जन कल्याण सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। पूंजीवाद की तरह हर मुनाफे के बजाय जहाँ जन कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। तो हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें पूरी करना इसका मकसद है। तो यही था हमारा समाजवाद। समाजवाद के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है समाजवाद का वैज्ञानिक विश्लेषण। तो अब हम बात कर लेते हैं समाजवाद के वैज्ञानिक विश्लेषण के बारे में। समाजवाद के विचारों को वैज्ञानिक रूप कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने दिया। तो समाज को जो सबसे पहले वैज्ञानिक रूप दिया वो दिया हमारे कार्ल मार्क्स, जो कि ये है, और फ्रेडरिक एंगल्स जी ने। उन्होंने बताया कि इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। साथ ही मजदूर वर्ग, सरवार और पूंजीवादी वर्ग बजुर्गों के बीच संघर्ष जो है वो अनिवार्य है। और अंततः जो मजदूर है, वर्ग है और पूंजीवादी है उसको उखाड़ फेंकेगा और समाजवाद स्थापित करेगा। इसलिए इसे वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा गया। तो यही था हमारा समाजवाद का वैज्ञानिक विश्लेषण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। तो अब हम बात कर लेते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के बारे में। मार्क्स और एंगल्स का दार्शनिक सिद्धांत। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे फ्रेडरिक एंगल्स जी है। तो इनका ये दार्शनिक सिद्धांत था जो कि बताता है दुनिया की हर चीज में विरोधाभास होता है और उन्हीं के टकराव से विकास होता है। तो मार्क्स और एंगल्स का दार्शनिक सिद्धांत कहता है कि दुनिया की हर चीज में विरोधाभास है और उन्हीं के टकराव से होता है हमारा विकास। उदाहरण के लिए आप मान लीजिएगा एक बीज है, वो बीज पहले बहुत उसमें टकरा हुआ वो पौधा बना, पौधे से वो पेड़ बनता है। तो हर व्यवस्था में पुरानी अवस्था से संघर्ष और नई अवस्था का उदय होता है। तो समाज में भी वर्ग संघर्ष से नया समाज जन्म लेता है, यानी कि विकास की जो असली ताकत है वो विरोध और संघर्ष में है। तो यही था हमारा सब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हो गया, जो कि हमारा कार्ल मार्क्स और एंगल्स का दार्शनिक सिद्धांत है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। तो अब हम बात कर लेते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के बारे में। तो यह मार्क्स का समाज और इतिहास समझने का तरीका है। तो मार्क्स ने समाज और इतिहास को समझने का यह एक तरीका दिया है ऐतिहासिक भौतिकवाद। उन्होंने कहा कि इतिहास का आधार है उत्पादन की पद्धति, जैसे दास प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद। साथ ही इसके ऊपर खड़ा होता है अधिरचना, यानी कि राजनीति, धर्म और संस्कृति। और जब उत्पादन प्रणाली बदलती है तो पूरा समाज भी बदल जाता है। इसलिए पूंजीवाद से समाजवाद की ओर जो बदलाव है वो अनिवार्य हो जाता है। तो यही था हमारा ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे अधिशेष मूल्य के सिद्धांत के बारे में, यानी कि थ्योरी ऑफ सर्पल्स वैल्यू के बारे में।
तो मार्क्स ने समझाया कि पूंजीपति मजदूरों से ज्यादा काम करवाते हैं लेकिन मजदूरी कम देते हैं। तो मार्क्स ने यही बताया कि जो पूंजीपति होते हैं वे मजदूरों का शोषण अधिक करते हैं लेकिन जो मजदूरी है वो उनको कम देते हैं। मजदूर जो अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है वही पूंजीपति का मुनाफा बन जाता है। यानी कि पूंजीवाद का आधार ही मजदूरों का शोषण है। तो पूंजीवाद की जो पूरी व्यवस्था है वो मजदूरों के शोषण पर ही टिकी हुई है। समाजवाद इसी शोषण को खत्म करने का एक रास्ता है या एक मार्ग है। तो यही था हमारा अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। तो ये तो हमारा अधिशेष मूल्य का सिद्धांत हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। तो वो हम बात कर लेते हैं सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बारे में। तो मार्क्स का मत था कि जब मजदूर वर्ग पूंजीवादी वर्ग को हटा देगा तब एक समय के लिए सर्वहारा वर्ग की तानाशाही जरूर होगी। तो मार्क्स कहते थे कि जब जो मजदूर वर्ग है वो पूंजीवादी वर्ग को हटा देगा तो कुछ समय तक सर्वहारा वर्ग की जो तानाशाही है वो जरूर बनी रहेगी। इसका मतलब था कि मजदूर वर्ग का शासन ताकि शोषणकारी वर्ग फिर से सत्ता में ना आ सके। और धीरे धीरे यह तानाशाही समाप्त होकर वर्गहीन समाज भी बनने लगा। तो ये था हमारा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की शुरुआत। तो अब हम बात कर लेते हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की शुरुआत किस तरीके से हुई। तो 1919 में लेनिन ने तीसरा इंटरनेशनल बनाया। तो यही हमारे लेनिन जी जिन्होंने 1919 में तीसरा इंटरनेशनल बनाया। इसका मकसद, इसका उद्देश्य क्या था? दुनिया भर के मजदूर और समाजवादी आंदोलनों को एकजुट करना। साथ ही इस संगठन ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो उपनिवेश थे उसमें स्वतंत्रता आंदोलन को भी प्रेरित किया, उपनिवेशों की स्वतंत्रता की लड़ाई को प्रेरित किया। साथ ही भारत में भी भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी इससे प्रभावित हुए। तो कोमेटिन का जो असर था वो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक पहुंचा। भारत में भी भारत भगत सिंह जैसे जो क्रांतिकारी थे वे इससे प्रभावित हुए। तो यही थे हमारे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की शुरुआत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखते हैं समाजवाद केवल एक विचार नहीं बल्कि 20वीं सदी की राजनीति का सबसे बड़ा आंदोलन था। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं कि समाजवाद सिर्फ हमारे लिए एक विचारधारा नहीं है बल्कि जो राजनीति का सबसे बड़ा आंदोलन था 20वीं सदी का, वही हमारा समाजवाद था। मार्क्सवाद ने पूंजीवाद की कमजोरियों को उजागर किया और मजदूर वर्ग जो था उसको भी शक्ति प्रदान करी। साथ ही रूसी क्रांति और यूएसएसआर ने समाजवाद को व्यवहारिक रूप दे दिया और अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद ने उपनिवेश विरोधी आंदोलनों और श्रमिक आंदोलनों को नया जोश प्रदान किया। यानी कि जो समाजवाद है उसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया और एक नई राह दिखाई। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है और साथ ही हमारी यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट होती है। क्योंकि यूनिट नंबर 3 में हमारे टोटल 2 ही चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो यही था हमारी थर्ड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट अध्याय के बारे में, जो कि हमारी नेक्स्ट यूनिट रहने वाली है, यूनिट नंबर 4, जिसमें हम फांसीवाद, नाजीवाद और सैन्यवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।